जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी आचार्य के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स पार्ट 4। तो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का फाइनल पार्ट लेकर के। और नो डाउट इसमें क्वेश्चन तो कम है बट कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, जिससे आप अपने मतलब उन कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद बच्चों आप जो हो आराम से जो भी प्रैक्टिस सेटअप लगाते हो, जो भी बुक से आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये चीज़ ध्यान है ना कि बुक से भी करना होता है। ये नहीं कि 40 क्वेश्चन सर जी करा दिए या कहीं भी यूट्यूब पे देख लिए तो बस हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। जो भी बुक स्टैंडर्ड बुक आप यूज़ कर रहे होगे, अलग अलग ऑथर्स के, अलग अलग राइटर्स की, उन बुक में 400 500 800 600 ज़्यादा हो रहा है, फिर भी 200-300 सवाल तो लगाना ही लगाना है पर चैप्टर, ठीक है ना, और बार बार रिपीटिशन से लगाना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए बच्चों कि ये जो चीज़ें सिखाई यहाँ पे जा रही हैं ये खाली कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पे ट्रिक्स हैं। बट आपने क्या करना है कि इसके जैसे और सवालों पे इन मेथड्स को लगाना है। और अगर ये चीज़ें नहीं लगती हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल खुला हुआ है, आप लोग आके अपना जो है कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन डाउट जो भी आपका डाउट है वो आके डिस्कस कर सकते हो। यथासंभव जहाँ तक संभव होगा मैं कराऊंगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है md.adil0407, उस पर जाके मिल सकते हो, उस पर मैसेज कर सकते हो, उस पर क्वेश्चन भेज सकते हो। अच्छा हाँ, आज मैं प्रेजेंट आपके सामने हुआ हूँ तो इसके साथ साथ एक और बड़ी और एक बेहतरीन गुड न्यूज़ के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ रिगार्डिंग द वैकेंसीज। क्योंकि देखो प्रिपरेशन का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि भर्ती ना आए, ठीक है ना। तो इधर भी हाल फिलहाल में भर्तियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अभी एक भर्ती आई बच्चों, अभी एक वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी का नाम है IBACIO। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे कुछ वीडियोस में मैं मेंशन करता हूं कि IB के SSA और MTS। तो SSA क्या है? सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, और MTS है मल्टीटास्किंग स्टाफ। IB जो है अभी प्रेजेंट में जो एग्जाम कराने वाली है, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है या शायद डेट जा चुकी है इसकी, वो था SSA और MTS का। इसके पहले एक पेपर हुआ था IB का इंटेलिजेंस ब्यूरो का, वो हुआ था सिक्योरिटी गार्ड का, ठीक है। और अब जो IB लेके आ रही है अपने IB किसके अंदर आता है? MHA के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अब जो IB भर्ती लेके आ रही है वो है ACIO की, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। मैं एक बार लिख देता हूं आप लोग के लिए, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ठीक है। असिस्टेंट, स्पेलिंग गलत है, ASSIS, असिस्टेंट इंटेलिजेंस, नहीं, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो सबसे पहले तो नाम ही बहुत फैसिनेटिंग है कि आप इंटेलिजेंस ऑफिसर रहोगे इंटेलिजेंस ब्यूरो में। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड जॉब होती है। रेप्यूटेड का मतलब यहां पे ये नहीं है कि आप खुले में बता के चलोगे, लाइक डीएम एसडीएम की, मतलब बात डीएम एसडीएम की नहीं, मतलब कोई भी ऐसी पावरफुल पोस्ट जो आपको आईएएस या आईपीएस या बड़े बड़े पदों पे लाके रखती है, वो पोस्ट में देयर इज अ पॉइंट ऑफ शोइंग ऑफ, ठीक है, आर यू गेटिंग इट। लेकिन यहां पे आपकी जॉब फुल सीक्रेसी से होती है। आपको कहीं पे मेंशन नहीं करना होता है कि आप किस डिपार्टमेंट में हो, कहां पे जॉब कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन अब कुछ लोगों का देखो मकसद ये होता है ना कि मुझे जॉब पाके लोगों को दिखाना है, मुझे जॉब पाके लोगों को दिखाना है। बट आपको वो चीजें नहीं सोचनी है। आपने ये सोचना है कि वो जॉब लेने के बाद आप देश की सुरक्षा में कितनी मदद कर रहे हो, कितना बड़ा योगदान कर रहे हो। और ट्रस्ट मी, यू विल बी फीलिंग प्राउड इफ यू गेट द जॉब लाइक दिस, ठीक है। प्राउड, आप ये नहीं कि फैमिली में प्राउड कर रहे हैं, रिलेटिव्स प्राउड कर रहे हैं, फ्रेंड्स प्राउड कर रहे हैं, ठीक है।
मुद्दा ये है कि आपको खुद के अंदर आपके जीने का एक मकसद नजर आएगा, लगेगा नहीं यार चलो मैं अगर जी रहा हूं तो देयर इज यूटिलिटी ऑफ माई लाइफ, ठीक है। और इसका जो प्रमोशनल एस्पेक्ट है वो भी बहुत अच्छा है। ACIO से डायरेक्ट प्रमोट होते हो CIO पे एंड सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर पे एंड सो ऑन। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी बन के आती है बच्चों वो अराउंड 88,000 इन हैंड आती है। वैसे देखा जाए तो तकरीबन 95 से 98,000 के अराउंड आती है प्रॉपर, अगर देखा जाए कॉस्ट टू कंपनी, जिसको CTC कहा जाता है, जिसमें सारा का सारा बिना डिडक्शन के, सिंपल सी बात है, बिना डिडक्शन के जो सैलरी बनती है वो 97-98 रुपए बनती है। लेकिन डिडक्शन के बाद जो आपके इन हैंड आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है वो तकरीबन 88,000 रुपए के आसपास होती है, क्योंकि इसमें 15-18 रुपए के आसपास सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, क्योंकि नो डाउट आप एक सीक्रेट जगह पे काम कर रहे होते हो तो सिक्योरिटी अलाउंस बहुत मैटर करता है। IB जो है अभी मुझे जहां तक याद आ रहा है और सही ही याद आ रहा है कि ये जो पोस्ट है ACIO वाली, IB ACIO, बेटा ये पोस्ट सबसे पहले 2014, सबसे पहले नहीं मतलब मेरे मेमोरी में जो आ रहा है, फिर 2016 में आई थी। इसका तो मुझे डेट भी याद है, 15 अक्टूबर को हुआ था 2016 में ही, ठीक है, नहीं 2017 में हुआ था, लेकिन आई थी 2000 मतलब IB 2016 बैच का था ये। फिर उसके बाद 2020 में आई थी, जिसका एग्जाम हुआ था 18 फेब या 19 फेब 2021, ठीक है। ये सारा जो है इसका मैंने देखा पूरा पर गूगल से चेक किया, सारी इंफॉर्मेशन ली। इस वाले बैच में तो हमारे कुछ जानने वाले मित्र भी हैं, हालांकि ये सब बताया नहीं जाता है, बट इस वाले बैच में हमारे कुछ जानने वाले मित्र भी हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि वैकेंसी में गैप देखो, 16 पहले 14 फिर 16 फिर 20 अब 23 चल रहा है, और क्योंकि एक साल एक्स्ट्रा लेके आई है, इस वजह से जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है बच्चों वो मैक्सिमम एवर है, अब तक की सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसकी जो वैकेंसी है बच्चों संख्या वो है 955, सब मिला के, UR कैटेगरी फलाना ढिकाना सब मिला के, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि इसके लिए पढ़ाई कैसे करनी है, तो ये क्लास बेसिकली पार्ट 4 है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो हम लोग इसमें स्ट्रैटेजी नो डाउट डिस्कस नहीं करने वाले, बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाले। स्ट्रैटेजी के लिए इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी समझाई जाएगी कि कैसे पढ़ाई करनी कैसे नहीं करनी है। मीनवाइल मैं आपको एक और वैकेंसी डिस्कस कर लेता हूं जो बहुत ही ज्यादा बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए डिमांडिंग होती है, वो है SBI जूनियर एसोसिएट का मतलब कुछ और नहीं होता है, सिंपल होता है, क्लरिकल जॉब होती है, जो कैशियर होते हैं वो वाली जॉब होती है, जूनियर एसोसिएट, ठीक है ना। इसमें तो हमारे भी जानने वाले बहुत सारे होंगे और आपके भी जानने वाले बहुत सारे लोग होंगे। एक अच्छी डिसेंट सैलरी की जॉब होती है, 4 साल 2 साल 3 साल 4 साल सर्व करने के बाद ये मान के चलो आप 45 से 50,000 के रेंज में आ जाते हो, और अभी ज्वाइन करोगे तो भी 30-32 हजार से कम नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका जो एज लिमिट है बच्चों वो 21 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक है। तो जो अपने आयु के अंतिम पड़ाव पे हैं, अंतिम पड़ाव मतलब नौकरी, सरकारी नौकरी पाने के अंतिम पड़ाव पे हैं, उनके लिए एक एक्स्ट्रा वर्ष मिला है, ठीक है ना। नॉर्मली जो है 21 से 27 ये रेंज होता है और 21 से 30 दूसरा रेंज होता है, तो ये 21 से 27 वाला रेंज है। नॉर्मल जैसे IBPS क्लर्क दे रहे हो अगर आप, तो उसमें 21 से 27 का रेंज होता है, लेकिन SBI क्लर्क में 28 तक है, ठीक है। तो ये जो 2 वैकेंसीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट ये कि सर इसमें भर्ती कितनी आई है, तो गेस करो भर्ती कितनी आ सकती है। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों भर्ती जो है तकरीबन 4000 आई है, तो क्या आपको खुशी होगी? बिल्कुल खुशी होगी, क्योंकि 4000 पोस्ट में आपके निकलने की जो सिलेक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और अगर मैं कहूँ नहीं 4000 नहीं आई, थोड़ा सा कम आई, तब थोड़ा मोरल डाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मोरल डाउन मत करो, क्योंकि इसकी वैकेंसी आई है तकरीबन इतनी 8880,
ठीक है, एग्जैक्ट नंबर मेरे को याद नहीं, पर 8,500 से ऊपर ही है। तो ये दो ऐसी भर्तियां हैं जिसके लिए अगर आप आज से भी पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो सिस्टमेटिक वे में, तो आप निकाल लोगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है ना, यहां से जीतना, यहां से जीतना। ठीक है, दिमाग से। सबसे पहले आपको अपने माइंड से मजबूत होना है कि यस यू कैन क्रैक एसीआईओ निकाल सकते हो, या एसबीआई निकाल सकते हो, या फिर और भी जो भर्तियां साथ साथ चल रही हैं, बिहार की शिक्षक भर्ती है, बिहार की कांस्टेबल है, बिहार का सब इंस्पेक्टर है, ऐसे कर करके बहुत सारी भर्तियां चल रही हैं इस समय। ठीक है ना, जिसकी आप चाहो तो प्रिपरेशन कर सकते हो। एक और बहुत धांसू वैकेंसी आई हुई है जिसका लास्ट डेट कब है, 24 नवंबर है। ठीक है, जिसका लास्ट डेट कब है, 24 नवंबर। वो है समीक्षा अधिकारी की, एआरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी। किसमें, यूपीपीएससी में, यूपीपीएससी, हाँ यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। ये उसमें नहीं, बेसिकली ये उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग है। ठीक है ना। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अब इन वैकेंसीज के लिए डिटेल डिस्कशन बाद में कर लेंगे, स्ट्रैटेजी वगैरह। हम लोग अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो किसी को याद है कि हम लोग का पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या था? किसी को याद है बच्चों? देखो, पिछली क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था वो था, पेन करने दो, ये हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था। हाँ, लास्ट क्वेश्चन ये था, मतलब वो हो चुका था, यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सवाल देखो क्या है। A retailer offers the following discount schemes for buyers of an item: two successive discounts of 15%, a discount of 20%, followed by a discount of 10%, a discount of 30%, which in the selling price will be maximum. तो इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा दूं, छोटी सी चीज सिखा दूं। देखो क्या होता है, आओ देखते हैं। दो नंबर है 20, एक नंबर है 20, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ा, 1, 20, और हमने इन दोनों का गुणा किया, क्या बनेगा, 20। अब हमने इसी 20 को 2 और 18 में तोड़ा, प्लस है, ये मत समझना कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली हम इसको 20 को 1 + 20 1 + 19 लिख सकते हैं, सॉरी उल्टा हो गया थोड़ा, इसीलिए आप लोगों को कंफ्यूजन भी हो सकता था। 20 को हमने 1 और 19 दो हिस्से में तोड़ दिया। अब जब इसका गुणा करें तो बच्चों क्या निकल के आएगा, 19 आएगा। दो हिस्से में तोड़ा, 2 और 18 में तोड़ा, अब जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। 3 और 17 में तोड़ा, तो अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 51 आएगा। तो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इन दो संख्याओं का जो अंतर है या गैप है, 1 से 19 के बीच जो गैप है 18 नंबर का गैप है, 2 से 18 के बीच में जो गैप है वो 16 नंबर का गैप है, 3 से 17 में जो गैप है वो 14 का गैप है। ठीक है ना। तो जैसे ही ये गैप डिक्रीज हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। मैं यहां गैप लिखता हूं, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं गैप, यहां 18 का गैप है, यहां पे 16 का गैप है, यहां पे 14 का गैप है। तो जैसे जैसे ये गैप डिक्रीज होता जा रहा है, वैसे ही वैसे ये जो नंबर्स है, ये जो वैल्यूज हैं, ये इंक्रीज होती जा रही हैं, ये वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही हैं। यानी किसी भी नंबर को अगर आप दो हिस्से में तोड़ो और इस तरह से तोड़ो कि दोनों के बीच में कम से कम गैप हो, ठीक है ना, कम से कम गैप हो, तो वो दो नंबर का जो गुणा है वो मैक्सिमम होगा। करेक्ट। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मैंने जो है 15 गुणा 10 किया और 23 गुणा 2 किया। बेसिकली हमने 25 को दो पार्ट में तोड़ा, पहले में 15 गुणा 10 किया और दूसरे में 23 गुणा 2 किया। 25 को दो पार्ट में तोड़ोगे तो 15 10 में टूटेगा और 23 और 2 में टूटेगा। बहुत सारे पार्ट है, बट हमने दो तरीके ले लिए।
और मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से गुणा किसका बड़ा होगा, तो कैन यू टेल द आंसर विदाउट मल्टीप्लाइंग? तो ये जो मैं मेथड आपको सिखा रहा हूं इसलिए सिखा रहा हूं कि आप बिना मल्टीप्लाई के आंसर बता सकते हो कि कौन सा बड़ा होगा। आप ये कहोगे कि यार 15 10 में 5 का अंतर है, 23 और 2 में 21 का अंतर है, तो जिसका अंतर छोटा वो संख्या बड़ी, ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। एक फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया था सक्सेसिव का कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 सिखाया था, जब 2 का सक्सेसिव लगता था, 3 वाला भी सिखाया था क्या? अच्छा, इसी फॉर्मूले को अगर हम डिस्काउंट में चेंज कर दें, सक्सेसिव डिस्काउंट्स, बेसिकली डिस्काउंट क्या पूरा लिख देते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट्स, तो सक्सेसिव डिस्काउंट के केस में ये माइनस ए हो जाता है और माइनस बी हो जाता है और प्लस ए बी बाई 100 हो जाता है। करेक्ट? यहां तक बात समझ में आई? ये माइनस है, ये माइनस बी प्लस ए बी बाई 100। ये मैं आपको मैं स्टोरी पे लेके जा रहा हूं, जो गुणा वाला पार्ट है। ये देख रहे हो यहां पे गुणा हो रहा है, ए और बी का हो रहा है ना, इसी का यूज करना है इस क्वेश्चन में। देखो, कहता है कि एक दुकानदार है जो कि स्कीम चला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए। वो जो स्कीम है वो 3 ऑप्शन है उसके पास, ठीक है ना, और उसके पास 3 ऑप्शन है जिस तरह से वो कस्टमर को अपने पास अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन उन 3 ऑप्शन में से उसे वो ऑप्शन चुनना है जिस ऑप्शन को अप्लाई करने पर जो सेलिंग प्राइस है वो मैक्सिमम होगी। अब मुझे ये बताओ, सेलिंग प्राइस मैक्सिमम कब होती है? आप कहोगे सर अगर हमें सेलिंग प्राइस को मैक्सिमम करना है तो हमें सर डिस्काउंट को मिनिमम करना होगा, डिस्काउंट को मिनिमम करना होगा। करेक्ट? तो ये पार्ट आपको समझ में आना चाहिए कि सेलिंग प्राइस तभी सबसे अधिक होगी जब डिस्काउंट सबसे कम होगा। और डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? ये वाला है, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब। तो ये इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ये जो वैल्यू है माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बाई 100, ये वैल्यू जिसकी सबसे छोटी आएगी वही हमारा मैक्सिमम सेलिंग प्राइस लाके देगा। ठीक है? क्योंकि यहां पे बात हो रही है दुकानदार के फायदे की, कस्टमर के फायदे की बात नहीं हो रही है। सेलिंग प्राइस क्या करना? मैक्सिमाइज करना। जब सेलिंग प्राइस मैक्सिमाइज करना है तो हमें फायदा किसका देखना है? दुकानदार का। ठीक है? तो अब ये कहता है कि हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15%, हम 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देते 15% का। दूसरा ऑप्शन है कि हम 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देते 20 और 10% का। तीसरा ऑप्शन है कि सीधे 30% का डिस्काउंट दे दे। अब देखो, अगर हम लोग डिस्कस करें माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, गंदा सा ए लग रहा है, उसको थोड़ा सा सुंदर सा ए कर दिया जाए, बाई 100। ठीक है? तो आप ये देखोगे बच्चों कि ए और बी जो 2 अलग अलग परसेंटेज है जिनका यहां पे 2 बार माइनस है, देखो ना, माइनस ए माइनस बी, तो आप देखोगे कि दोनों का जोड़ ही तो होगा ना। माइनस ए में माइनस बी को जोड़ना ही तो है, और क्या करना है? ये करना है। तो आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे कि 15 जब 2 बार जोड़ोगे तो 30 बन के आएगा। यहां पे 20 और 10 2 बार जोड़ोगे तो 30 बन के आएगा। और यहां पे तो पहले से ही 30% दिया हुआ है ना? तो इसका मतलब ये हो गया, कि यहां पे मैं आपके लिए चलो सॉल्व थोड़ा कर देता हूं समझाने के लिए। -15 प्लस 15 गुणा 15 बटा 100। ठीक है? दूसरा ऑप्शन क्या है? -20 -10 प्लस 20 गुणा 10 बटा 100। तीसरा ऑप्शन खड़ा खड़ा 30% ही है, -30%। ठीक है? तो अब आप मुझे एलिमिनेशन से बताना, स्टेप बाय स्टेप, ज्यादा मतलब पहले तो अपना दिमाग हल्का करो थोड़ा सा।
ठीक है, नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्लास चल रही है, बहुत खतरनाक कंसेप्ट सिखा रहे हैं, कोई खतरनाक कंसेप्ट नहीं है। दिमाग हल्का करो, मेरे साथ साथ करो और देखो। अब मुझे पहले, दूसरे और तीसरे में से बताओ कि अगर हम बात करें, क्योंकि है तो माइनस सब में, अगर हम बात करें अमाउंट की, नंबर्स की, अगर हम बात करें कि कौन सा नंबर जो है बड़ा निकल के आ रहा है, तो 30 बड़ा है कि ये मतलब थर्ड वाला बड़ा है कि सेकंड वाला बड़ा है कि फर्स्ट वाला बड़ा है। तो आप कहोगे सर हमको फर्स्ट और सेकंड का हमें अभी प्रेजेंट में नहीं ध्यान में आ रहा है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये तो बड़ा है ही है। बड़ा इन द सेंस माइनस वाला साइन हटा दो, नंबर्स पे कौन सा बड़ा है, क्योंकि डिस्काउंट तो है तो सभी डिस्काउंट में आएगा। माइनस साइन क्यों कह रहे हैं हटाने की, इस बात को समझो। माइनस से यार क्या बता रहा है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है, करेक्ट। आपको मतलब किससे, नंबर से मतलब। तो आप ये देखोगे कि यहां पे 30 बन रहा है, यहां पे 30 बन रहा है और यहां पे 30 बन रहा है। माइनस में बन रहा है, उसके बाद प्लस में कुछ जोड़ा जाएगा, तो माइनस और प्लस बन के क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है, यहां भी माइनस में आएगा, फिर माइनस प्लस जुड़ के क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। तो ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है बेटा, ये वाली चीज इसको छोटा कर रही है। इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरे एक्सप्रेशन को या इस पूरे एक्सप्रेशन को छोटा करने वाला जो फैक्टर है वो ये वाला फैक्टर है। ये वाली चीजें इनको छोटा कर रही है। तो ये वाला पार्ट जिसमें सिर्फ माइनस 30 है वो एलिमिनेट हो गया, यानी ये जो ऑप्शन था हमारा 30% की छूट, ये हमारा कट गया। अब बचता है पहला वाला सही होगा या दूसरा वाला सही होगा। तो यहां पे वही वाला रूल याद आता, सामने आ रहा है, AB/100 वाला, कि जिन दो नंबरों को गुणा कर रहे हो इनका देखो 15-15 30, 20-10 30। अब मुझे आप पुराने वाले स्लाइड के हिसाब से बताना कि यहां पे 15 का गुणा 15 से हो रहा है और यहां पे 20 का गुणा 10 से हो रहा है। तो जिसका गैप कम से कम होगा वो वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होगी, वो वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होगी। तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू वाली कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है। ये वाली वैल्यू जो है, समझ रहे हो ना, -30 में से प्लस हो रहा है 2.25। यहां पे क्या है, ये 200 है, 200 है नहीं, 2 ही है, इनफैक्ट 0 कट जाएगा। तो यहां पे -30 प्लस 2.25 है। तो ये जो एग्रीगेट वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू डिस्काउंट के रूप में छोटी होगी, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। करने के लिए इसको आप लिख के भी कर सकते हो, क्वेश्चन मतलब वैल्यूज निकाल के भी कर सकते हो। बट ये जो पेपर है या कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है, बेसिकली ये जो लोग मैथ चिल्लाते रहते हैं ना, मैथ देखो बेटा होती कौन सी जानते हो, मैथ होती है स्कूल वाली, जिसको गणित कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप देखोगे ना, तो जैसे कैट की अगर हम बात करें, तो कैट में जो सिलेबस में लिखा रहता है, सब्जेक्ट में लिखा रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो हियर द एग्जामिनर वांट्स टू चेक योर एप्टीट्यूड। यहां पे एग्जामिनर आपका एप्टीट्यूड चेक करना चाहता है, आपका वो नहीं, आपका मैथ नहीं चेक करना चाहता। इसी प्रकार एक क्या नाम है, हाँ, मैथ ही जो है और दूसरे नाम से आता है, मतलब ये सेक्शन दूसरे नाम से आता है जिसमें केवल अर्थमेटिक पूछी जाती है, वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या है, बुद्धि का खेल है। खैर, तो बुद्धि लगाओ, पेन मत चलाओ, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 15% की 2 लगातार छूट अगर दी जाएगी तो हमारा विक्रय मूल्य सबसे अधिक होगा। आगे बढ़े। A shopkeeper increases the selling price of an article by 15%. इसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा समझाने के लिए, और देख लो इस सवाल को। देखो मैंने इसीलिए अच्छे सवालों को लास्ट पार्ट में रखा हुआ है, क्योंकि हैं 4-5 सवाल ही, ठीक है। लेकिन ये सवाल आपको कॉन्सेप्ट समझाते समझाते 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा भी ले लेगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं। यहां पे भी आपको केवल अपना लॉजिक लगाना, सिर्फ लॉजिक लगाना, ठीक है ना। जैसे कोई
वस्तु है जिसकी मूल्य है मान लो ए। अब इस वस्तु में बाई चांस क्या बढ़ोतरी की गई मान लो 10% की, और ये बन गया क्या, कोई प्राइस बी बन गई। ये प्राइस ए है जिसमें 10% की जब वृद्धि की गई तो वो प्राइस बी बन गया। ठीक है, अब इस बी में जब फिर से 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई तो ये प्राइस सी बन गया। ठीक है, पहले ए से बी गया 10% की वृद्धि करके, फिर बी से सी गया 20% की वृद्धि करके। अब मुझे इस बात का जवाब दो ठंडे दिमाग से कि ए से सी की अगर हम बढ़ोतरी यानी इंक्रीज अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या ये किसी भी शर्त पे +20% हो सकती है क्या ये किसी भी शर्त पे +20% हो सकती है क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं सर, ये +20% किसी भी शर्त पे ये 20% किसी भी शर्त पे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ये 20% तो तब है जब ए से पहले बी बढ़ा, ए से पहले 10% बढ़ के बी बना, फिर जब बी में 20% का ग्रोथ हुआ तब सी बना है। तो हम लोग ए से 20% का ग्रोथ सी में नहीं कह सकते। यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात बच्चों समझ में आ गई है तो एक चीज देखो, एक चीज देखो क्या है कि अगर हम लोग इसको कॉस्ट प्राइस कह दें कि ये हमारा सीपी है, क्या है बच्चों ये, अगर ये हमारा सीपी है कॉस्ट प्राइस, ये हमारा एसपी है सेलिंग प्राइस या SP1 है, और ये हमारा है SP2 सेलिंग प्राइस सेकेंड। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा CP SP1 SP2 का मतलब क्या हो रहा है कि अब मैं यहां पे जो लिखा हूं मैं उसी को बोल के समझाता हूं। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि कोई कॉस्ट प्राइस थी जिसमें 10% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य 1 बना, यानी सेलिंग प्राइस 1 बना, और अब सेलिंग प्राइस में जो भी सेलिंग प्राइस पे बेचा जा रहा है उसमें फिर से 20% की वृद्धि हुई तो सेलिंग प्राइस 2 बना। क्लियर हो बच्चों ये कॉन्सेप्ट? अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई चीज है जो कि, पहले पढ़ लो क्वेश्चन। A shopkeeper increases the selling price of an article by 15%. After increasing the selling price, he noticed that the profit percentage changed from 5% to 15%. The percentage increase in the cost price is. एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 15% की वृद्धि करता है। वृद्धि किस में हो रही है? विक्रय मूल्य में। ठीक है, और विक्रय मूल्य बढ़ाने के बाद उसने देखा कि लाभ प्रतिशत 5% से 15% हो गया। लाभ प्रतिशत 5% से 15% हो गया। अब इस बात को समझो कि कॉस्ट प्राइस पे जो पहले प्रॉफिट था वो 5% का था, यानी अगर ये हमारा CP1 है तो जो SP1 था वो 105 था। ठीक है, क्यों था, क्या रीजन था, बात समझो। क्योंकि बोला है 5% का लाभ उठाता था। कब उठाता था? पहले उठाता था। ठीक है, उसके बाद यहां से फिर बढ़ोतरी होती है 15% की, तो बनता है SP2
जो कि राशि कितनी होगी 105 में 105 का 15% और जोड़ दो, क्या हो जाएगा 1500 और 15 पच्चीस 75, 1575 और डबल जीरो का डबल पॉइंट। तो जो sp2 निकल के आ रहा है बच्चों, वो sp2 क्या निकल के आ रहा है, वो sp2 निकल के आ रहा है 120.75, 120.75। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्रय मूल्य पहले 100 था और विक्रय मूल्य 105 था। जब विक्रय मूल्य में बढ़ोतरी की गई 15% की, तो लाभ कितना हो गया, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया 120.75। अब यहां पे देखो जो बच्चों लाभ दिख रहा है ना, वो साफ साफ लाभ दिख रहा है 20.75% का। तो हमारा यहां पे 20.75% का लाभ दिख रहा है, लेकिन लाभ हुआ कितना है 5%। जो लाभ था वो लाभ कितना बन गया 15% का लाभ बन गया। ठीक है, जो भी लाभ था 5% का, वो लाभ कितने का बन गया 15% का बन गया। ठीक है, बट यहां पे लाभ कितना 20.75% का। अब एक चीज मैं यहां पे रोक के समझाना चाहता हूं, इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको सिर्फ अपना कॉमन सेंस लगाना है, नंबर्स में कोई खेल नहीं खेलना है, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, लेकिन कॉमन सेंस लगाने से पहले इस क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है इसके पीछे का, वो आप समझा देते हैं बस खाली। तो अब तब आपको समझ में आया, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना, मैंने क्या बताया ध्यान दो, ए से बी गए, बी से सी गए, तो ये जो भी परसेंटेज इंक्रीज है, मान लो x% का इंक्रीज है, ये जो x% का इंक्रीज है ना बच्चों, ये x% का इंक्रीज इस वाले 20%, मतलब ये वाला जो 20% है वो कहीं से ज्यादा होगा। ये चीज बताए थे भी ना कि ये वाला पार्ट ज्यादा होगा इसके मुकाबले, क्योंकि वो तो मतलब 20% बढ़ाओगे तो ये पूरा सी तक पहुंचेगा ही। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। ठीक है, कि अब 100 से यहां तक पहुंचने के लिए 20.75% का इंक्रीज हो रहा है, जो कि रियलिटी में इंक्रीज कितने का हो रहा है बच्चों 15% का। ठीक है ना, जो इंक्रीज नहीं, मतलब जो प्रॉफिट पहले 5% का था, वो प्रॉफिट अब 15% का हो रहा है। बट यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि यार प्रॉफिट 15% का है ही नहीं, प्रॉफिट तो 20.75% का है। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि सेलिंग प्राइस के साथ साथ जरूर कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस में भी वृद्धि हुई होगी। अब मन में ये सवाल उठेगा आपके कि सर आप टीचर हैं, आपको मालूम है कि हुआ होगा, हमें कैसे मालूम चलेगा? तो बिल्कुल बताते हैं कैसे मालूम चलेगा। देखो फिर से देखो, सीपी में जब हमने 5% का वृद्धि किया, यह वैल्यूज के साथ कर रहे हैं, जो वैल्यू एग्जाम में पिछले सवाल में दी हुई है, तो हमारा क्या बना SP1 बना। जब इसमें हमने 15% का वृद्धि किया तो क्या बना SP2 बना। और SP2 के बारे में एक चीज और कही जाती है इसी सवाल में, SP2 के बारे में इसी सवाल में एक चीज और कही जाती है, वो क्या है कि लाभ प्रतिशत जो पहले 5% था, वो लाभ प्रतिशत अब 15% हो गया है। ठीक है, यानी ये जो SP2 है उसमें 15% की का लाभ मिला होगा या वृद्धि हुई होगी, कहां से CP2 से। ये बात समझ में आ रही है ना, 15 क्यों बोल रहे हैं, इसलिए 15 बोल रहे हैं, सॉरी इसको CP2 क्यों बोल रहे हैं, इसको CP1 क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसको CP1 क्यों नहीं बोल रहे, सोचो, इसको CP1 इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि CP1 से 15% बढ़ाने पे हम SP2 तक पहुंच ही नहीं सकते। CP1 से 15% बढ़ाने पे हम SP2 तक पहुंच ही नहीं सकते। हमें 15% क्या चीज बढ़ा के 15% सॉरी किस चीज से 15% बढ़ा रहे हैं कि हम SP2 पे पहुंच रहे हैं, वो है CP2। मतलब है तो कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस ना, बट वो ये वैल्यू नहीं है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, CP1 इज नॉट इक्वल टू CP2। मोर ओवर CP1 या CP1 मस्ट बी लेस देन CP2।
CP1 CP2 से छोटा होना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला CP2 से 15% बढ़ रहा है तो SP2 आ रहा है। अब आती है मजे की बात, देखना ध्यान से। मैंने कहा था ना इस क्वेश्चन में नंबर्स यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ये भी भाई साहब 15% बढ़ रहे हैं तो SP2 पे पहुंच रहे हैं, ये भी भाई साहब 15% बढ़ रहे हैं तो SP2 पे पहुंच रहे हैं। यानी ये जो राशि है, कौन सी राशि बच्चों, ये वाली राशि, ये जो SP1 है ना और ये जो CP2 है, ये अलग नहीं है। जो SP1 है वही CP2 है। और मैंने कहा ना कि देखो इस सवाल में जरा भी दम नहीं होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जो SP1 है वही CP2 है, ठीक है, जो SP1 है वही CP2 है। और पूछा भी है परसेंटेज इंक्रीज इन दी कॉस्ट, जो SP1 है वही CP2 है। SP1 क्या है, साफ साफ दिख रहा है 105 है ना, पहला CP 100 था, अब जो है वो SP1 105 है, इसी को हम SP1 भी कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, CP2 भी कहते हैं। ये हमने कैसे क्लियर किया, अभी स्लाइड में क्लियर किया, ठीक है। तो दोनों में बच्चों वृद्धि कितनी की हो रही है, 100 से 5 में, मतलब 100 से कॉस्ट प्राइस कहां पहुंच गया, 105 पे पहुंच गया। तो जो बच्चों इंक्रीज हुआ वो कितने का हुआ, 5% का। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 5%। ठीक है, कुछ मजा आया लॉजिक लगा के, आई होप कि आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। क्या है भाई, बाय सेलिंग 24 आइटम्स अ शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आइटम्स, हिज गेन परसेंटेज इज। इससे भी लॉजिक सीख लो। मैंने कहा था हर सवाल में एक जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, वार्म अप होगा। तो देखो जो सवाल आएगा ना आपको 3-4 फॉर्मेट में आएगा। क्या आएगा, मैं लिख देता हूं, बाय, कलर थोड़ा सा जो है डार्क कर दिया जाए, देखो ध्यान से, बाय सेलिंग, ये पार्ट कॉमन है। बाय सेलिंग मान लो 25 आइटम्स, a shopkeeper अब यहां तक का पार्ट हर क्वेश्चन में कॉमन होगा, मतलब जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब वेरिएशन कहां से आएगा, अ शॉपकीपर, पहला पार्ट आता है बाय सेलिंग 25 आइटम्स अ शॉपकीपर gains SP of 10 items। दूसरा पार्ट, gains CP of 10 items। तीसरा पार्ट, loses SP of 10 items। चौथा पार्ट, gains CP of नहीं, गेन तो हो चुका ना, नहीं ये लॉस वाला होगा, सॉरी गेन वाला तो हो गया ना, loses CP of 10 आइटम्स। मैंने कहा ना क्वेश्चन में ये 4 वेरिएशन आएंगे। पहला पार्ट सेम रहेगा, मतलब नंबर्स में चेंजेस आ सकते हैं, 25 और 10 बदल सकता है, लेकिन जो वर्डिंग होगी वही चीज हिंदी में भी लिख समझ सकते हो आप, कि बाय सेलिंग 25 आइटम्स, वो वाला लाइन कॉमन रहेगा। गेन्स SP of 10 आइटम्स, गेन्स CP of 10 आइटम्स, लूजेस SP of 10 आइटम्स, लूजेस CP of 10 आइटम्स। इस वाले सवाल में क्या है, जो ये सवाल दिया है इसमें क्या, देखो
यहां पे है गेन्स एसपी ऑफ 4 आइटम्स, इन्हीं में से एक पार्ट है गेन्स एसपी ऑफ 4 आइटम्स, पहला वाला ही पार्ट है। ये जो सवाल दिया है वो पहला वाला है, लेकिन आपके बुक्स में बाकी इन चारों पे भी मिलेगा। ठीक है, तो अब आपने करना क्या होता है ऐसे सवालों में, वो फटाफट देख लो। ठीक है, पहले केस में या किसी भी केस में डायरेक्ट देखो, ये पहला पहला केस कुछ नहीं। ठीक है, डायरेक्ट देखो, इन सभी केसेस में आपको नंबर 2 तो दिख रहा है। कितना नंबर दिख रहा है? 2 नंबर दिख रहा है, एक बार 10 एक बार 25 बार 2 वैल्यूज दिखेंगी। ये रटने वाला चीज नहीं है, हालांकि मैं रटवा ही रहा हूं, बट क्या करें यार, जरूरी है, मतलब जल्दी सवाल करना है तो कुछ चीजें आपको रटनी भी पड़ेंगी। ठीक है ना, आपने क्या करना है, अगर यहां पे एसपी बोला है यहां पे नीचे, तो आपको यहां पे एसपी लिखना है, और अगर यहां पे गेन बोला है, या पहले गेन ही लिख देते हैं, यहां पे देखो गेन बोला है तो आपको यहां प्रॉफिट लिखना है, मतलब प्रॉफिट ही है वो, और जब एसपी बोला है तो आपको एसपी लिखना है। प्रॉफिट क्या होगा? छोटा वाला, एसपी क्या होगा? बड़ा वाला। तो जब आपको प्रॉफिट और एसपी मालूम है तो आप सीपी फाइंड कर लोगे। यहां पे क्या बोला है? गेन, सेकंड वाले में गेन, और दूसरा क्या पॉइंट दिया है? सीपी। तो यहां पे पी हो जाएगा 10 और सीपी हो जाएगा 25 एंड सो ऑन। ठीक है, हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, सीधे हल पे आएंगे फटाफट। तो अब यहां पे जब आप पढ़ोगे इस सवाल को तो आप पढ़ के ये समझ जाओगे कि कहता है गेन्स, तो जैसे ही बोलेगा गेन्स तो हम लिखेंगे P इज इक्वल टू क्या? 4। और यहां पे जैसे ही पढ़ेंगे सेलिंग प्राइस तो लिख देंगे SP इज इक्वल टू क्या? जो बड़ी वाली संख्या है 24। तो मुझे बताओ P अगर 4 है, SP 24 है, तो CP क्या होगा बेटा? CP हो जाएगा 24 माइनस 4 यानी कि 20। अब मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा बच्चों? तो आप कहोगे कि 4/20 गुणा 100, जो कट पिट के क्या आएगा? 20 25 100, 4 25 20, हाँ 20% ही आएगा कट पिट करके। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? रवि बायर्स अ साल्ट ऑफ ₹16 per kg and sells it at ₹18 per kg. He also uses the weight of 900 gram instead of 1000 gram. What is Ravi's actual profit? ये देखो दो तरीके से पैसा कमा रहा है। पहला पैसा कमाने का तरीका क्या है? ध्यान दो, पहला तरीका ये है कि भाई साहब क्वांटिटी में खेल कर रहे हैं। क्या खेल कर रहे हैं? 1000 ग्राम बोल करके कितना बेच रहे हैं? 900 ग्राम बेच रहे हैं। तो अगर हम पूछे प्राइस में इनका क्या रिलेशन आएगा इसी चीज का, तो कहोगे 900, रिवर्स कर देते ना रेशियो 1000, तो जो प्राइस में रिलेशन आ रहा है बच्चों, कैंसिल होके रेशियो का, तो 9:10 आ रहा है। तो यहां पे दो तरीके का प्रॉफिट हो रहा है, पहला प्रॉफिट है सीपी और एसपी की अगर हम बात करें तो पहला प्रॉफिट है 16 रुपए का सामान 18 में बेच रहा है, दूसरा प्रॉफिट है 9 रुपए का सामान 10 में बेच रहा है। प्राइस वाला है ना नीचे वाला, ये रुपीस में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको। तो इस 9 से इसको 2 बार में काट दो, इस 2 से इसको 8 बार में काट दो, या काटो पीटो नहीं वरना भूल जाओगे कि क्या हो रहा है, सीधे गुणा करो चुपचाप। ठीक है, यहां 10 रखो, यहां रखो 16 इंटू 9 अनुपाते 18 इंटू 10। अब काटो, हालांकि काट नहीं सकते हैं बट आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ तो नहीं है, सही है। 9 दूनी 18,
2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 4 5, यानी 4 का समान 5 में जा रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है और बेस क्या है बच्चों 1/4, इसका मान क्या होता है 25%। तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर हुआ। A shopkeeper claims to sell his article at ₹20 per kg, which cost him ₹23 per kg, but while selling he uses a false weight. अच्छा फिर से वही कहानी, देखो एक शॉपकीपर है, वो कहता है कि भाई मैं अपना सौदा घाटे में करता हूँ, जमाने को बेवकूफ बना रहा है। वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि मैं 23 रुपए में खरीद के ला रहा हूं और क्योंकि तुम मेरे भाई हो, बंधु हो, बहन हो, फलाना हो, ठिकाना हो, मैं 20 रुपए में बेच रहा हूं। ऐसा तो कोई दुकानदार करेगा नहीं कि जितने का लाएगा उससे भी ज्यादा घटा के बेचते, जब तक कि वो प्रोडक्ट की एक्सपायरी ना हो गई हो, कि बिक ही नहीं रहा है, चलो जो मिल जाए। ठीक है, खैर तो सेम चीज है यहां पे, शॉपकीपर के हिसाब से 23 का सामान 20 में जा रहा है, ठीक है, और जो वेट में घपला कर रहा है वो घपला क्या है, 1000 ग्राम के जगह पे वो 800 ग्राम ही बेच रहा है। ये घपला किसमें, क्वांटिटी में। तो प्राइस का रेशियो क्या होगा इसके हिसाब से, 8:10 या फिर 4:5। ये चीज आपको यहां पे नोट डाउन कर देनी है कि 4:5। अब 23 गुणा 4 अनुपाते 20 गुणा 5, 4 एकम 4, 4 पचे 20। तो यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 23 का सामान 5 पच्चीस 25 में जा रहा है, कि 23 रुपए का सामान 25 रुपए में जा रहा है, 2 रुपए का लाभ हो रहा है। बेस है 23, गुणा करेंगे 100 से। तो अब मुद्दा आता है कि सर 200/23 करना है, क्या करें। 200/23 बेटा देखो, जब भी आप करोगे तो इसको थोड़ा रिवर्स चल चलो। आपको यह मालूम है कि ऊपर जो संख्या है उसका आखिरी अंक क्या है, 0 है ना। 8 3 24 हल कर रहे हैं ऑप्शन से। 8 3 24 का इकाई अंक 4, 4 में 7 जोड़ो, मतलब 17 की इकाई अंक से जोड़ो, क्या आएगा 11, गलत। 8 3 24 4 और इकाई अंक ऊपर वाले का भी जोड़ो 4, 8, इकाई अंक क्या आएगा 8, गलत है। 8 3 24 का 4 और फिर ऊपर जोड़े 5, 9 आएगा, 4 5 9, इकाई अंक भी गलत है। ये वाला 8 3 24 का 4 और 6 10, इकाई अंक क्या आएगा 0। तो इस तरह से भी कर सकते हो, गुणा नहीं, भाग नहीं करना है तो भाग वैसे कर लो। 200/23 क्या आएगा, ऐसे कर लो 200/23। तो आप देखोगे कि 23 दहिया 230 होता है, 9 बार में करोगे तो भी 200 से ऊपर की ही संख्या रहेगी कोई ना कोई, तो आपको 8 बार में ही लेके जाना है। तो 23 चौके 92 और 92 का दुगना 184, शेष क्या बचा 200 में से 16, ठीक है ना, शेष क्या बचा 16। तो आपने 23 को बेसिकली 8 बार में भाग किया, शेष बचा 16, भाग किसे किया था 23 से, तो 8 सही 16/23%। आंसर भी हमारे यही है। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा, फटाफट करते हैं। आई होप कि कुछ इसमें कॉन्सेप्ट ना बताना पड़े। Rajkumar decides to sell his watch at a discount of 5%. His brother purchases it from him and receive an 8% discount. Raj loses ₹45 in profit as a result of this. What was the mark price? ठीक है, देखो वो क्या रहा है, राज ने डिसाइड किया कि मैं 5% का डिस्काउंट दूंगा, लेकिन अब राज का कोई पटीदार भाई था, वो खरीदने आ गया उसी घड़ी को, तो कह रहा तुम तो पटीदार हैं, कुछ 5% से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और घटाओ। तो राज ने जो है 5% के बजाय 8% का डिस्काउंट दे दिया। तो इससे राज का हिसाब किताब गड़बड़ाएगा ना, थोड़ा मोड़ा, वही गड़बड़ाया है कि राज को देना था डिस्काउंट 5% का, राज भाई ने डिस्काउंट दे दिया 8% का। तो जो डिस्काउंट में अंतर आ रहा है बच्चों, वो अंतर कितने का आ रहा है, वो अंतर आ रहा है 3% का, जिसकी वजह से रुपए में उसको कितने का घाटा हुआ, 45 रुपए का। यानी 1% उस अंकित मूल्य का बराबर किसके है, 15 रुपए के। यानी अंकित मूल्य का 100%, यानी खुद अंकित मूल्य कितना होगा, ₹1500। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
ये आज का लास्ट सवाल है बच्चों, सो गेट रेडी। ठीक है, ये आज का लास्ट सवाल है और ये लास्ट सवाल एक तरीके से आपके सामने टेस्ट की तरह प्रस्तुत हुआ है। क्यों प्रस्तुत हुआ है? क्योंकि यही तो भी जैसे डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में। देखो क्या है, सुपरमार्केट ऑफर्स, यहाँ पे फिर से सुपरमार्केट आ गया, यानी फायदा किसका होगा? दुकानदार का। लेकिन देखते हैं क्या पूछ रहा है, दुकानदार का फायदा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नहीं, कस्टमर का फायदा पूछ रहा है। देखो कह रहा विच ऑफर इज बेटर फॉर द कस्टमर, कह रहा कौन सा कस्टमर के लिए अच्छा है। तो अब कस्टमर के लिए अच्छा अगर देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई डिस्काउंट सबसे ज्यादा कहां पे निकल के आ रहा है, यानी -a -b प्लस EB बाई 100 में हमें इस वैल्यू को मिनिमाइज करना है। बात समझ में आ रही है ना? -a -b प्लस EB बाई 100 में हमें इस वैल्यू को मिनिमाइज करना है, और अगर मिनिमाइज करना है तो हमें a और b का गैप मैक्सिमाइज करना है। ये देखना है कि किसमें a और b का गैप सबसे अधिक है। और देखते हैं फटाफट, ये क्या है दिल भाई जूस। अच्छा, ये मेरा वो टेलीग्राम हैंडल है, इस पर आप चाहो तो मैसेज कर सकते हो। हालांकि ये अब मैं बायजूस का एक्स एम्प्लॉय हो चुका हूं तो मैं वहां नाम चेंज कर दूंगा। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन क्या है? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 2515 का, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 3505 का, और एक डिस्काउंट 38% का। ठीक है, तो 38% तो वैसे भी रोल में नहीं है। क्यों रोल में नहीं है? देखो, क्योंकि हमें क्या करना है, डिस्काउंट को कम से कम करना है ना? अब मुझे ये देखो, बताओ, पहले थर्ड को छोड़ दो, हम कहते हैं थर्ड वाले का भी हमको आइडिया नहीं है, लेकिन पहले या दूसरे में से आप ये तो बता सकते हो ना कि कौन सा डिस्काउंट सबसे छोटा है। तो आप कहोगे ये सर बिल्कुल बता सकते हैं, हमें ए और बी का गैप ज्यादा देखना है। तो ए और बी का गैप किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। तो फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट कट गया, सेकंड रह गया। अगर हम केवल फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करें तो फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट कट गया, सेकंड रह गया, क्योंकि 35 और 5 में गैप ज्यादा है, 20 और 25 और 15 में गैप सिर्फ 10 का है। अब 38 वाला डिस्काउंट बड़ा होगा या फिर ये वाला डिस्काउंट बड़ा होगा, इसको देख लेते हैं। हालांकि सेकंड वाला ही आंसर होगा, मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे। देखो 35 माइनस 5 क्या बनेगा? 40 बनेगा। -35 -5 प्लस 35 गुणा 5, ठीक है, बटा 100। मैंने क्यों बोला यही वाला आंसर होगा? इसलिए बच्चों, क्योंकि 40 से 38 पहुंचने के लिए, बात समझना, यहां पे तो 40 आ ही जाएगा ना, यानी हल करके समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 35 बचे 175, यानी 1.75, यस, यानी माइनस में 40.25, सॉरी क्या लिख रहे हैं 40.25, नहीं भाई 40.25 नहीं, 38.25, माइनस में 38.25। मैं क्या कह रहा था कि 38% वाला क्या चक्कर था, मैं इसको क्यों तुरंत एलिमिनेट कर दिया, उसका रीजन देख लो क्या है। उसका रीजन ये है कि मुझे ये मालूम है कि -35 और -5 40 बनता है, ऊपर भी 40 बन रहा था, ठीक है ना। अब 40 से घट के अगर मुझे 38 पे पहुंचना है तो मुझे 2 घटाना पड़ेगा, करेक्ट, 2 घटाना पड़ेगा। तो क्या 35 का गुणा 5 से करने पे 2 बनता है? बेसिकली 2 नहीं, 35 का गुणा 5 से करके 100 से भाग करने पे क्या 2 बनेगा? तो 100 तो चलो ठीक है, मान लो चला जाएगा। आपको ये देखना कि 35 का गुणा 5 से करने पे क्या 200 बनेगा? नहीं बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा? ये भी कॉमन सेंस है। देखो सिखाने को बेटा बहुत कुछ है, ठीक है, लाइव जोड़ो और मजा आएगा, बहुत बेहतरीन लगेगा। देखो 35 गुणा 5 क्यों 200 नहीं होगा? क्योंकि आपको ये साफ साफ मालूम है कि 40 गुणा 5 200 होता है। आपको 35 गुणा 5 175 करने की जरूरत नहीं है। डोंट यूज योर एक्स्ट्रा माइंड, सॉरी डोंट यूज योर माइंड एक्स्ट्रा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सिंपल सी बात है कि 35 गुणा 5 हमने क्यों डायरेक्ट टिक किया कि यार ये 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे मालूम है और हम सबको मालूम है कि 40 गुणा 5 200 होता है। तो कुछ चीजें देख के क्लिक करती हैं, इसीलिए थर्ड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं अब गियर चेंज करूंगा इस चैप्टर के लिए, चीजें थोड़ी थोड़ी स्ट्रिक्ट जाएगी, थोड़ा फास्ट जाएगा, थोड़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। तो नाउ यू विल बी गेटिंग द रियल वाइब ऑफ एसएससी आचार्य। So that's all from the day. That's all for the day. Bye bye. Take care.